हम लोग कल गुप्त काल का कला और संस्कृति पढ़ रहे थे, है ना। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा कल, गुहा स्थापत्य, गुहा स्थापत्य के बारे में पढ़ा। गुहा स्थापत्य इस काल का जो दो प्रकार के हैं अगर देखा जाए, एक है ब्राह्मण धर्म से और एक है बौद्ध धर्म से। गुहा स्थापत्य जो है इस काल में, जो गुप्त काल का है, वो दो प्रकार के देखने को मिलेगा, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का, लेकिन मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म का ही है। गुहा स्थापत्य जो है मुख्यतः बौद्ध धर्म से ही प्रभावित है। दोनों प्रकार के हमारे पास गुहा स्थापत्य का साक्ष्य मिला है, ब्राह्मण धर्म का भी मिला है और बौद्ध धर्म का भी मिला है, लेकिन बौद्ध धर्म का गुहा स्थापत्य गुप्त काल का काफी प्रसिद्ध है। ठीक, अगर ब्राह्मण धर्म में हम देखें तो उदयगिरी के पास आप देखिएगा एक गुफा है, वहां से बढ़ा की प्रतिमा मिली है, बढ़ा की प्रतिमा मिली है, एक गुफा है वहां से बढ़ा की प्रतिमा मिली है। और मैंने कल बताया था ये बढ़ा का अर्थ विष्णु, तो वैष्णव धर्म से संबंधित, और उदयगिरी से ही एक शैव गुफा मिला है, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो मंत्री था वीरसेन का मिला है। ये मैं आपको बताया था। ठीक, इस काल का जो इंपॉर्टेंट है बौद्ध गुहा स्थापत्य, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित जो है, जिसमें अजंता है, बाघ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अजंता और बाघ में कुछ हम और भी पॉइंट चाहते हैं कि आपको बता दें। बाघ जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित है, और बाघ का जो गुफा है वो बाघ गुफा से ज्यादा अगर देखा जाए प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। अगर बाघ की गुफा को देखा जाए तो जो बाघ का गुफा स्थापत्य से ज्यादा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह ध्यान में आपको रखिएगा। दूसरा पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है कि बागनी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बागनी नदी के किनारे है। बाघ गुफा जो है बागनी नदी के किनारे है, और अजंता गुफा जो है ये भी संजोग है कि बाघोर नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे है? बाघोर नदी के किनारे अजंता गुफा। अच्छा, बाघ की गुफा में अभी जो जाइएगा घूमने के लिए तो एक ही गुफा बचा हुआ है, वो है पांडे गुफा, वो है पांडे गुफा। बाघ की गुफा में अभी आप अगर घूमने जाते हैं तो आपको एक ही गुफा देखने को मिलेगा, वो है पांडे गुफा। बाकी सारे गुफा 9 गुफा है टोटल मिला के, 8 नष्ट हो गए हैं, पांडे गुफा आपको देखने को मिलेगा। अजंता गुफा में जाइएगा तो कौन नदी के किनारे है? बाघोर नदी के किनारे। पांडे गुफा अजंता गुफा में कुल मिला के 29 गुफा है, मैंने कल बताया था, और 6 बचा हुआ है। उसमें से कौन कौन बचा हुआ है? तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10 और 16, 17, ये गुफा जो है आपको बचा हुआ। 1, 2, 9, 10, 16 और 17। कल कुछ हम पॉइंट अगर कुछ नंबर गलती बोल दिए हों तो आज जो बोल रहे हैं वही एग्जैक्ट है। एक गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 जो है अभी सुरक्षित है। ठीक, गुफा संख्या 16 और 17 जो बनाया है वो बनाया है आपको वाकाटक नरेश है, वाकाटक नरेश है, ध्रुवसेन का मंत्री बनाया है। कौन बनाया है? वाकाटक नरेश ध्रुवसेन का मंत्री गुफा संख्या 16 और 17 बनाया। 16, 17, 19 जो है वो क्या है? गुप्त काल का है। ये मैं कल बताया था आपको। ठीक, जिसमें 16, 17 जो है विहार है, 19 जो है चैत्य है। ये सब मैं आपको कल बता चुका हूं। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो गुफा है यह पहले हीनयान धर्म से प्रभावित था, और बाद में महायान का जो चित्र मिला है वो पहले हीनयान का मिला है, फिर महायान का मिलने लगा। इसमें जो चित्र मिले हैं, अजंता का जो चित्र है वो 200 BC से लेके 700 AD तक का मिला है, लेकिन आज भी ये चित्र जो है काफी सजीव है और प्राकृतिक है। ध्यान रखिएगा, ये चित्र जो है काफी सजीव है और प्राकृतिक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वह यह है कि अजंता का गुफा जो है घोड़े का आकार का है। घोड़ा का जो नाद होता है उसी प्रकार का है और यह 100 फीट गहरा है। कितना गहरा है? 100 फीट गहरा है। मैंने कल बताया था कि 1819 में मद्रास के यूरोपीय सैनिकों ने इसको खोजा था और 1824 ईस्वी में इसको जो है एक थे सर जेम्स अलेक्जेंडर, क्या नाम था उनका? सर जेम्स अलेक्जेंडर। इन्होंने इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इसको प्रकाशित किया। एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इसको प्रकाशित किया। यह आपका अजंता की गुफा के संबंध में कुछ और भी जानकारी जो था वो मैं चाह रहा था कि आपको दे दूं। ये अजंता गुफा के बाद, गुफा स्थापत्य के बाद जो इम्पोर्टेंट है वह है मूर्ति कला। कल मैंने मूर्ति कला पढ़ाया था और कुछ पॉइंट मैं चाह रहा हूं कि और भी आपको शेयर करूं। मूर्ति कला में मैंने एक चीज बताया था आपको कि एक मुखी लिंग, जो एक मुखी लिंग मिला है वो मैंने सर खो बोल दिया, भूमरा का शिव मंदिर में स्थापित किया गया है। एक मुखी लिंग जो है वो भूमरा के शिव मंदिर में स्थापित किया गया है। ये एमपी में है भूमरा, वहीं पर जो है एक मुखी लिंग जो है उसको स्थापित किया गया है। वह हम खो बोल दिए थे, खो नहीं होगा, ठीक। इसको थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद उदयगिरी से एक बहुत अच्छी मूर्ति मिली है जिसमें दुर्गा जो है, माता दुर्गा महिषासुरमर्दिनी का वध करती हुई दिखाई पड़ रही है। महिषासुरमर्दिनी की वध करती हुई दिखाई पड़ रही है। यह भी मूर्ति काफी इंपॉर्टेंट है। और उदयगिरी से ही वराह का मूर्ति मिला है जो विष्णु धर्म से संबंधित है, तो ये मूर्ति कला का जो इम्पोर्टेंट है। सबसे जो इम्पोर्टेंट मिला है इस काल का मूर्ति वह है सुल्तानगंज से। कहाँ से मिला है? सुल्तानगंज से। और ये सुल्तानगंज से जो मूर्ति मिला है वो महात्मा बुद्ध का मिला है। महात्मा बुद्ध का मिला है। ये 7.5 फीट का है और ये तांबा की मूर्ति है। ये किस चीज की मूर्ति है? तांबा की मूर्ति है। अब ये जो मूर्ति है वो भारत में नहीं है बल्कि इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में। कहाँ है? इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में। यह सुल्तानगंज की जो सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर जिले के पास में है, वहाँ महात्मा बुद्ध की 7.5 फुट तांबे की मूर्ति मिली है। जब आप सुल्तानगंज आपको रास्ता में मिलेगा, जब भागलपुर आप जाइएगा तो उसी के पास से सुल्तानगंज गंगा के किनारे है। वहीं से लोग जब कांवड़ में जल लेते हैं और फिर जाके वो देवघर में जल चढ़ाते हैं। तो वही सुल्तानगंज है आपका, काफी विश्व प्रसिद्ध जो मतलब जगह है जहाँ से लोग देवघर के लिए यात्रा करते हैं। झारखंड में देवघर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। आजकल ये जो महात्मा बुद्ध की जो तांबे की मूर्ति है वो कहाँ है? बर्मिंघम संग्रहालय में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वह यह है कि मृग मूर्ति देखिए, मिट्टी का बना हुआ मूर्ति। कुंभकारी इस काल में सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था और इस काल की जो मूर्ति है वो सुडौल है और सजीव है। काफी देखने में अच्छा देखने में लगता है। देखिए अजंता का चित्र भी आप एक चीज आश्चर्य कीजिए कि काफी सजीव चित्र बनाया गया है और काफी प्राकृतिक बना है। आज भी चमक जो है इसका रंग का, आपका ये चित्र जो है का चमक फीका नहीं पड़ा है। चित्र काफी सजीव है और प्राकृतिक है। और ये गुप्त काल के कला में ये बहुत बड़ी खासियत है कि वो जो है हर चीज में यह सजीव दिखता है और सुडौल है मूर्तियां वहाँ की, ठीक। मिट्टी का बना होता था और काफी सुंदर बना होता था, चिकना होता था, बना हुआ चिकना होता था। जैसे आपको सूर्य का, शिव का, विष्णु का, वराह का, गंगा यमुना का, ये सब जो है आपको मूर्ति जो है देखने को मिलता है। कार्तिकेय का, गणेश का, ये सारी मूर्ति जो है इस काल में आपको देखने को मिलता है। ये मिट्टी की बनी मूर्ति थी।
एक चीज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि गंगा और यमुना की मूर्ति सबसे पहले अगर देखा जाए तो गुप्त काल में ही बना है, इसको याद रखिएगा। गंगा और यमुना की मूर्ति, जो गंगा नदी है और यमुना नदी है, उसकी जो सबसे पहली मूर्ति बनी है वो गुप्त काल में ही बनी है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका स्तूप। स्तूप में सारनाथ का धमेक स्तूप काफी नामी है। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है यह किसी चबूतरा पर नहीं बनाया गया है, या किसी चबूतरा पर नहीं बनाया गया है, बल्कि समतल जमीन पर ही बना दिया गया है। क्या किया गया है? समतल जमीन पर ही बना दिया गया है। और जो ताखा, और देखिएगा उस स्तूप पे ताखा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ताखा। ताखा में देखिएगा कि महात्मा बुद्ध का मूर्ति रखा हुआ है। ठीक, महात्मा बुद्ध का मूर्ति रखा हुआ है। उस ताखा में जो स्तूप बनाया गया है वो बिना चबूतरा का है, समतल जमीन पर ही स्तूप बना दिया गया है। और लगभग यह 43.7 मीटर यह है ऊंचा। सारनाथ का जो धार्मिक स्तूप है वो 43.7 मीटर है। यह समतल जमीन पर बनाया गया, किसी चबूतरा पर नहीं बनाया गया। ये गुप्त काल का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ का धार्मिक स्तूप। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। इसमें ताखा में इसमें ज्यामिति चित्र भी बना हुआ है। अगर देखिएगा धार्मिक स्तूप में जाइएगा तो देखिएगा ज्यामिति का चित्र बना हुआ है और हर ताखा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। यह है स्तूप इस काल का। इस काल का सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह है स्थापत्य। अब हम लोग स्थापत्य की चर्चा करेंगे। अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे? स्थापत्य की चर्चा करेंगे। देखिए, गुप्त काल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मंदिर। स्थापत्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? मंदिर। मंदिर में भगवान, इस काल में देखिएगा भगवान भी जो है दो प्रकार के हो गए, गौण देवता और प्रमुख देवता। गौण देवता जो होते थे वो प्रमुख देवता को चारों तरफ से घेरे रहते थे। यह कहीं से न कहीं से सामाजिक विभाजन को दर्शाता है। यह कहीं से न कहीं सामाजिक विभाजन को दर्शाता है। और साथ साथ यह भी है कि जो सामंतवादी प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही थी उसको भी कहीं कहीं चाहे सामाजिक स्तरीकरण को ये शो कर रहा था। समाज में ऊंच नीच का एक देवता के रूप में कि प्रमुख देवता बीच में रहेंगे, गौण देवता, और एक ही पट पर बना होता था। एक ही पट पर क्या होता था? गौण देवता प्रमुख देवता को चारों तरफ से घिरे रहते थे और प्रमुख देवता बीच में रहते थे। क्योंकि मंदिर इस काल में काफी बने, क्योंकि गुप्त शासक जो थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। गुप्त शासक क्या थे? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म को मानते थे। इस काल में ब्राह्मण मंदिर काफी बने, लेकिन गुप्त काल का जो स्थापत्य है वो काफी कम है। बौद्ध स्थापत्य काफी कम देखने को मिलता है। सिर्फ अगर देखा जाए तो नालंदा का जो बौद्ध विहार है, चाहे बौद्ध विश्वविद्यालय है, हमें देखने को मिलता है। नालंदा का बौद्ध विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलता है। मतलब कहने का इस काल में जो स्थापत्य है वो मंदिर को ही है, जो ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है। गुप्त काल का स्थापत्य बहुत कम देखने को मिलता है। वो सिर्फ है कि एक बना भी है तो बौद्ध विश्वविद्यालय जो नालंदा का है। ठीक, इस काल का जो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है वो मैं आपको बता रहा हूं। उदयगिरी का विष्णु मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर, वराह मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, खो का शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर।
ये सब जो मंदिर इस काल के हमको मिलता है। उदयगिरी का विष्णु मंदिर, तिगवा का, चाहे उदयगिरी का वाढ़ा मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, खो का शिव मंदिर, दक्षिणा कुठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, और सबसे जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वह है ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। ये सबसे इस काल का इंपॉर्टेंट मंदिर है। इसको देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है। इस काल का सबसे अच्छा मंदिर कोई है गुप्त काल का तो वह दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में सबसे पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया। इस मंदिर में सबसे पहली बार किस चीज का प्रयोग किया गया? शिखर का प्रयोग किया गया। यह विष्णु मंदिर है, ठीक, यह क्या है? विष्णु मंदिर है। तो अब है इस काल का मंदिर का विशेषता। हम लोग इस काल का जो ये सब इंपॉर्टेंट मंदिर है और इस काल की मंदिर की विशेषता क्या है वो हम लोग अब देख लें। इस काल के मंदिर की विशेषता हम लोग देख लें। देखिए, इस काल का जो मंदिर होता था ऊंचा चबूतरा पर बनाया जाता था, ठीक, और चारों तरफ से चढ़ने के लिए सीढ़ी होता था। क्या होता था? सीढ़ी होता था। बीच में वर्गाकार या चतुर्भुजाकार एक कमरा होता था। उस कमरा में गर्भगृह होता था। इसमें देवता, मुख्य देवता रहते थे, ठीक, और इसके चारों तरफ जो था एक प्रदक्षिणा पथ होता था जो भक्त चारों तरफ चक्कर लगाते थे, और इसके ऊपर छत होता था। छत जो होता था सपाट होता था। मंदिर का छत पहले कैसा होता था? छत सपाट होता था, लेकिन बाद में शिखर बनने लगा। मंदिर जो होता था वो पत्थर का, अधिकांश मंदिर बनते थे, लेकिन दो मंदिर जो है वो ईंटा का बना है। कौन कौन मंदिर ईंटा का बना है? तो शिवपुर का मंदिर और भीतरगांव का मंदिर। ये जो है दो मंदिर जो है ईंटा का बना हुआ है, ठीक। और जो मंदिर का जो जहां पर भगवान जी रहते थे, गर्भगृह का जो मुख्य द्वार होता था जिसमें भगवान रहते थे, वहां पर एक चौखट होता था, दरवाजा। एक चौखट पर कुर्म वाहिनी, मकर वाहिनी गंगा का मूर्ति रहता था, मकर वाहिनी गंगा का मूर्ति रहता था, और एक दूसरे तरफ चौखट पर कुर्म वाहिनी यमुना की मूर्ति रहती थी। यमुना की मूर्ति रहती थी। दीवार पर क्या होता था? देवताओं का चित्र बना मिलता था। दीवार पर क्या होता था? देवता का चित्र रहता था। और मंदिर के जो वर्गाकार जो शिखर होता था उसके ऊपर जो था चार सिंह जो है पीठ सटाए बैठे रहते थे, पीठ सटाए बैठे रहते थे। तो यही है गुप्त काल का मंदिर का इंपॉर्टेंट विशेषता। इस प्रकार से गुप्त काल का स्थापत्य आपका कंप्लीट हो गया। ये मंदिर जो बनता था वो छोटी छोटी ईंट और पत्थर का बनता था, लेकिन अधिकांश मंदिर पत्थर के ही बने हैं। दो मंदिर जो है शिवपुर का मंदिर और भीतरगांव का मंदिर ये ईंट का बना हुआ है, ठीक। तो यही आपका गुप्त काल का स्थापत्य। इस प्रकार से गुप्त काल आपका आज समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आप इस प्रकार गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है आपको समझ में आ गया होगा। जितना मैंने पढ़ाया है वो काफ़ी है, उसको आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। वीडियो में जब भी कुछ ऐसा लगेगा कि और भी वृद्धि किया जाए, कुछ कमी हो गया है, कभी कभी हो जाता है कि लोग बोल देते हैं, तो मैं उसको सुधार कर देता हूँ तुरंत। उस सब के लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी ट्रस्ट वीडियो है। आप इसको बस पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। भारत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, IAS PCS के एग्ज़ाम के लिए, स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम के लिए, या UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए, या MA इंट्रेंस के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। मेरे मेहनत को देख के, मेरे डेडिकेशन को देखते हुए ये सब काम आप लोग किया कीजिए। धन्यवाद।